क्या आप कभी सोचते हैं दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतें और रूटीन क्या होते हैं? टूल्स ऑफ टाइटन्स किताब में लेखक टिम फेरिस ने दुनिया के शीर्ष एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, कलाकारों और वैज्ञानिकों के डेली रूटीन, आदतों और अनोखे टूल्स को इकट्ठा किया है। ये टाइटन्स वही लोग हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे आगे हैं। इस किताब में फेरिस ने इन टाइटन्स से सीधे बातचीत करके ये राज उजागर किए हैं। ये टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, नींद को हैक करने वाली टेक्नोलॉजी से लेकर सुबह की आदतें या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले ऐप्स। इस किताब का मकसद ये नहीं है कि आपको इन टाइटन्स की नकल करनी है, बल्कि ये है कि आप उनके अनुभवों से सीखें और अपनी खुद की सफलता के लिए उनकी स्ट्रेटजीज को अपनाएं। आज मैं जिस पुस्तक की बात कर रहा हूं उसका नाम है टूल्स ऑफ टाइटन्स, अरबपतियों, आइकन और विश्व स्तरीय कलाकारों की स्ट्रेटजी, दिनचर्या और आदतें। यह किताब दिसंबर 2016 में प्रकाशित हुई थी और इसे बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली थी। इसके लेखक टिम फेरिस एक बेस्ट सेलिंग लेखक, सीरियल एंटरप्रेन्योर और एंजेल इन्वेस्टर हैं। हम आपको इस पुस्तक की सिफारिश करते हैं क्योंकि इसे पढ़कर आप अपनी जिंदगी को ज्यादा सुलभ और संगठित तरीके से जीना सीख सकते हैं। टिम फेरिस बताते हैं कि जो व्यक्ति इन आदतों और विधियों को अपनाता है वह बड़ी सफलताएं हासिल करता है। यह पुस्तक बहुत ही व्यावहारिक है और उन तरीकों पर केंद्रित है जिन्हें सफल लोग अपने कार्य और जीवन में अपनाते हैं। फेरिस ने लगभग 200 मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लिया है जो अपने अपने क्षेत्रों के शीर्ष खिलाड़ी हैं। इन इंटरव्यूज को इस पुस्तक में संकलित किया गया है। हालांकि इस किताब में कई व्यक्तियों की कहानियां हैं, हम यहाँ कुछ खास लोगों की कहानियां साझा करेंगे जो विशेष रूप से प्रेरणादायक हैं। पहले व्यक्ति हैं स्कॉट एडम्स, जो एक कार्टूनिस्ट हैं। उनकी डिल्बर्ट कॉमिक सीरीज 65 देशों में प्रसारित होती है, 25 भाषाओं में अनुवादित की जाती है और 2000 से अधिक समाचार पत्रों में छपती है। मूल रूप से एक ऑफिस कर्मचारी, एडम्स ने नौकरी करते हुए ही डिल्बर्ट कॉमिक्स बनाना शुरू किया। ऐसा करने के लिए उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। आज जिस सफलता का वह आनंद ले रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैसे दृढ़ता दिखाई, इस पर 3 प्रमुख बातें साझा की गई हैं। वोंग, सिस्टम बनाएं, लक्ष्य नहीं। एडम्स का मानना है कि अपने दिन की नौकरी के दौरान लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय अपने लिए एक प्रणाली स्थापित करें। वे अपना खाली समय चित्र बनाने और लिखने में बिताते थे, जो उनके वेतन का केवल 5% था और उनके जीवन पर न्यूनतम प्रभाव डालता था। अब इस पर विचार करते हुए एडम्स को एहसास हुआ कि एक सिस्टम डेवलप करने के लिए आप विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं और विशेष आदतें विकसित कर सकते हैं। यह किसी विशेष घटना की सफलता या विफलता के बारे में नहीं है, बल्कि इस सिस्टम के विकास के बारे में है। 2. प्रेरणा पर निर्भरता। एडम्स कहते हैं कि प्रेरणा मस्तिष्क से ज्यादा शरीर पर निर्भर करती है। यदि आप तकनीकी रूप से लेखन में कुशल हैं तो आपकी मुख्य चिंता कैसे लिखें से बदलकर क्या लिखें पर आ जाती है। अपने कॉलम के लिए नियमित अपडेट शेड्यूल बनाए रखने के लिए एडम्स को बहुत सारे विचारों की आवश्यकता थी। जानकारी को उपयोग करने योग्य सामग्री में बदलने के लिए वे नियमित रूप से नए विचारों पर काम करते रहते थे। 3. संपूर्णता बनाए रखें। एडम्स का कहना है कि स्थिरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिनों तक मछली पकड़ने और फिर 2 दिनों तक धूप सेकने जैसी असंगति काम नहीं करती। अपने ब्लॉग को एक शोध। और तीसरी सलाह है कि अपने अंदर कई कौशल विकसित करें। एडम सुझाव देते हैं कि अगर आप असाधारण उपलब्धियों का लक्ष्य रखते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प है कि आप किसी विशेष कौशल में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की ट्रेनिंग लें। यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और बहुत कम लोग इसे पूरा कर पाते हैं। दूसरा विकल्प अधिक सुलभ है। उदाहरण के लिए, एडम्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार नहीं हैं, लेकिन उनकी चित्रकारी कौशल शीर्ष 20% में है। उनकी हास्य लेखन कला भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन यह भी शीर्ष 25% में है। अब उन्होंने इन 2 कौशलों को मिलाकर डिल्बर्ट कॉमिक्स बनाई है और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसके अलावा एडम्स के पास एक तीसरा कौशल भी है, वह है ऑफिस पॉलिटिक्स को समझना, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक ऑफिस में काम किया है।
ऑफिस पॉलिटिक्स डिल्बर्ट कॉमिक्स का केंद्रीय विषय है। यह तालमेल उस रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है जब 3 प्रभावशाली कौशल एक व्यक्ति में मिलते हैं। एडम्स युवाओं को सलाह देते हैं कि वे जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसमें शीर्ष 25% में आने का प्रयास करें और फिर 1 या 2 और क्षेत्र जोड़ें। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि क्या जोड़ना है तो एडम्स पब्लिक स्पीकिंग का सुझाव देते हैं। एडम्स एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं और इसी तरह की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि युवाओं को कॉलेज में 2 अलग-अलग विषयों में डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। बेहतरीन उदाहरणों में इंजीनियरिंग और MBA, लॉ और MBA या फिजिक्स और इकोनॉमिक्स शामिल हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जोर देकर कहूंगा कि आप इस पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। अगर कोई अन्य पुस्तकें हैं जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कृपया उन्हें टिप्पणी सेक्शन में छोड़ दें। अगर आपको यह बुक रिव्यू पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरे व्यक्ति जैक विलिंग की अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे, जो यूएस नेवी सील्स के पूर्व कमांडर हैं। उनका मुख्य सबक यह है कि सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन से उत्पन्न होती है और आपको अपनी दुनिया की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विलिंग ने 20 वर्षों तक नेवी सील्स में सेवा की, इराक युद्ध में भाग लिया और लौटने पर पश्चिमी तट पर सभी सील सदस्यों को ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने एक कंसल्टिंग लीडरशिप फर्म की सह स्थापना की जो 2015 से व्यापार जगत को सैन्य अनुभव प्रदान कर रही है। लगातार सुधार और जीतने का प्रयास करते रहना एक सराहनीय भावना है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योद्धा और युद्ध का रूपक मुख्य रूप से एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। सामान्य कार्य या अध्ययन की स्थितियों में खून खराबा शामिल नहीं होता है और जब असफलता होती है तो किसी की जान जोखिम में नहीं होती है। हम कभी-कभी अभ्यास और कसरत से अपने ऊपर अनुचित तनाव डालते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा जिसने वास्तव में युद्ध के मैदान में जाकर खून देखा हो और असली दुश्मनों का सामना किया हो? एक किस्सा इस बात को स्पष्ट करता है। लेखक टिम फेरिस ने विलिंग को अपने घर आमंत्रित किया, जहां वह रात भर रुके। अगली सुबह 8 बजे फेरिस की प्रेमिका ने उन्हें जगाया और बताया कि विलिंग 5 घंटे से उठकर पढ़ रहे हैं। विलिंग आमतौर पर सुबह 4:30 बजे काम करने के लिए उठते हैं। हालांकि अब वे सेना में नहीं हैं और संभवतः युद्ध के मैदान में वापस नहीं लौटेंगे, उन्हें लगता है कि किसी दिन उनका सामना किसी चुनौती से होगा। प्रत्येक सुबह वह सोचते हैं कि उस क्षण की तैयारी के लिए वह अभी क्या कर सकते हैं। इस आत्मा ने कई अमेरिकियों को प्रेरित किया है। वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने लिए सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। जिस स्वतंत्रता का हम अक्सर उल्लेख करते हैं, जैसे कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करना या पाना, वह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का एक नुकसान यह है कि ज्यादा विकल्प मिलने पर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, जिससे उनकी खुशी कम हो जाती है। एक और समस्या है निर्णय लेने की थकान। हर फैसले से हमारी इच्छा शक्ति का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, इसलिए लगातार विकल्प चुनते रहने से हम थक जाते हैं। प्रक्रिया का पालन करने से आप ज्यादा नियंत्रण में महसूस करेंगे। असली स्वतंत्रता, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता और बीमारी और गरीबी से स्वतंत्रता, केवल अनुशासन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यह बात स्पष्ट है। दूसरा सबक है चरम जिम्मेदारी। महत्वपूर्ण मिशन से पहले अमेरिकी नौसेना के जवानों में उच्च अधिकारी पूरी टीम के लिए जिम्मेदार होते हैं। नौसेना के अधिकारी सभी दस्ते के कमांडर्स के साथ बैठक करेंगे और कमांडर अपनी आवश्यकताएं व्यक्त करेंगे। उदाहरण के लिए, कोई कह सकता है कि उन्होंने हेलीकॉप्टरों के साथ पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की है और अधिक अभ्यास की जरूरत है। अन्य कह सकते हैं कि जारी किए गए जूते गर्म मौसम के लिए हैं और उन्हें ठंडे मिशन के लिए नए जूते चाहिए। कुछ रेगिस्तान के ऑपरेशन में कनेक्टिविटी की कठिनाई का जिक्र कर सकते हैं और वाईफाई की मांग कर सकते हैं। अधिकारी इन अनुरोधों को एक एक करके संबोधित करेंगे। विलिंग को खास तौर पर गर्व तब महसूस हुआ जब उसने अपने सीनियर्स से कुछ मांगा और उसे तुरंत मिल गया, क्योंकि वे जानते थे कि उसके द्वारा किया गया कोई भी अनुरोध वास्तव में जरूरी था। विलिंग इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपको समर्थन की कमी महसूस होती है
तो यह आपकी गलती है। यह आपके ऊपर है कि आप अपने अधिकारियों को शिक्षित और प्रभावित करें कि आपको उस समर्थन की जरूरत क्यों है। इसे अपनाना ही वास्तविक चरम जिम्मेदारी है। विलिंक का तीसरा सबक है कि विनम्रता नेतृत्व को मजबूत बनाती है। एक अच्छे कमांडर की पहचान क्या है? उनका उत्तर है विनम्रता। जब वे पश्चिमी तट पर सील ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार थे तो उन्होंने जानबूझकर टीमों को कठिन परिस्थितियों में रखा जिससे वे टूटने की स्थिति में पहुंच गए। एक मुख्य मूल्यांकन यह था कि दस्ते के नेता कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जो नेता अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे उन्हें हटा दिया जाता था। विलिंक ने पाया कि विनम्र कमांडर अपनी गलतियों को पहचानते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं, जबकि अभिमानी कमांडर दूसरों को दोष देते हैं और अपनी गलतियों को नहीं मानते। विलिंक खुद का मूल्यांकन कैसे करते हैं? वे किसी भी गतिविधि में डूबे होने पर भी खुद को तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? क्या मैं अत्यधिक उत्तेजित हो रहा हूं? क्या मैं ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूं? इसके लिए गहराई से शामिल होने के बावजूद खुद को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना जरूरी है। इसे प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके लिए किसी स्थिति में पूरी तरह शामिल होने के बावजूद एक शांत आंतरिक आवाज बनाए रखने की जरूरत होती है। यह विनम्रता का उच्चतम स्तर है। अब हम एक और व्यक्ति की बात करेंगे, जोको विलिंक, जो पूर्व सील टीम कमांडर हैं। उन्होंने एक बार एक कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में काम किया। जोखिम भरे निवेशों में कदम रखने के बाद उनके पास कई बेहतरीन विचार थे। उन्होंने अपने शुरुआती स्टार्टअप चरणों में कई निवेश किए थे। उन्हें फेरिस की किताब में दिखाया गया है और फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर भी। साका को एक अद्वितीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक उद्यम पूंजीपति, वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में लोग उन्हें सिलिकॉन वैली के इनसाइडर के रूप में मानते हैं, क्योंकि जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है उनमें से अधिकांश वहीं स्थित हैं। हालांकि साका सिलिकॉन वैली में नहीं रहते, बल्कि कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। साका टेक्नोलॉजी बूम के केंद्र में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वह एक आक्रामक खिलाड़ी हैं। साका के अनुसार जीवन में चुनौतियों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला है डिफेंसिव, जिसमें आपको दूसरे लोगों के कार्य पूरे करने होते हैं। दूसरा है आक्रामक, जिसमें आप अपने हाथों में नियंत्रण लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। उदाहरण के लिए, आपका ईमेल इनबॉक्स डिफेंसिव रूप से कार्यों की एक सूची है। प्रत्येक ईमेल कुछ ऐसा होता है जो कोई और आपसे करवाना चाहता है। अगर आप हमेशा अपने इनबॉक्स द्वारा नियंत्रित होते हैं तो आप हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते हैं। साका आक्रामक होना चाहते थे, इसलिए 2007 में वह सैन फ्रांसिस्को से दूर पहाड़ों में चले गए, जो सिलिकॉन वैली से केवल 30 मिनट की दूरी पर है। साका अनगिनत लोगों से मिलना और बैठकों में भाग लेना नहीं चाहते थे। वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जो वह करना चाहते थे, नई चीजें सीखना और वास्तव में मूल्यवान दीर्घकालिक संबंध बनाना। उनका घर एक सुंदर दृश्य के साथ एक लोकप्रिय स्कीइंग स्थल पर है। वह अक्सर वीकेंड पर अपने व्यापार भागीदारों को अपने घर आमंत्रित करते हैं। वे यात्रा करने के लिए तैयार रहते हैं और ऐसी बातचीत हमेशा गहरे संबंधों की ओर ले जाती है। साका के लिए मुख्य शब्द है एक्टिविज्म, यानी पहल करना। साका शुरू से ही ऐसे थे। वे जानते थे कि वेंचर कैपिटल में बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और उन्हें विभिन्न उद्योगों के बारे में कुछ हद तक पता होना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि अगर आपके पास किसी कंपनी में फॉर्मल नौकरी है तो आपका दृष्टिकोण अक्सर बहुत सीमित होता है, इसलिए आपको पहल करनी होगी। साका का दृष्टिकोण था कि किसी भी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लें, चाहे उन्हें आमंत्रित किया गया हो या नहीं। जब वे सैन फ्रांसिस्को में रहते थे तो वे विभिन्न हाई प्रोफाइल बैठकों में भाग लेते थे, यहां तक कि फाउंडर्स के बीच की बैठकों में भी कभी-कभी बिना बुलाए। लोग पूछते थे कि वह वहां क्यों है, तो वह जवाब देते थे कि मैं आपके लिए नोट्स लेने आया हूं। फिर वह वास्तव में भागीदारों के साथ अपने नोट्स साझा करते थे। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सक्रिय पहल के साथ साका ने इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना उच्च स्तर कैसे विकसित किया। यह पुस्तक साका के बचपन की कई कहानियों को याद करती है। वास्तव में
उनका परिवार अनोखा था। उनके माता पिता योग्य व्यक्ति थे। अमेरिकी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 2 महीने से अधिक होती हैं, जबकि गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर घर पर ही अपना समय बिताते हैं। अमीर परिवारों के बच्चे समर कैंप्स में दाखिला ले सकते हैं। हालांकि साका के परिवार में हर गर्मियों में इंटर्नशिप करना परंपरा थी। साका की इंटर्नशिप 2 चरणों में होती थी, जिसे वह कड़वा मीठा समर कहते थे। चलिए मीठे चरण से शुरू करते हैं। साका के पिता का एक दोस्त था जो उनका गॉडफादर था और उसका बेटा साका का मेंटर माना जाता था। साका ने 12 साल की उम्र में वॉशिंगटन डीसी में स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के लिए लॉबिस्ट के रूप में इंटर्नशिप की। इस दौरान उन्होंने वॉशिंगटन के राजनेताओं के कई चेहरे देखे। इस इंटर्नशिप ने उन्हें 3 मुख्य चीजें सिखाईं: व्यापक समझ, मजबूत आत्मविश्वास और कहानी कहने की कला में दक्षता। उनकी गर्मियों का कठिन हिस्सा घर पर बीता, जहां उनके पिता ने उन्हें एक निर्माण दल के साथ मैनुअल लेबर का काम दिलाया। उनके पिता के एक दोस्त को निर्देश दिया गया था कि वे साका को यार्ड में खाद फैलाने जैसे सबसे गंदे और कठिन कार्य दें। अगर साका अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो सहकर्मियों को उन्हें शारीरिक रूप से डांटने की अनुमति थी। यह चुनौतीपूर्ण कार्य शायद उनके चरित्र को मजबूत बनाने के लिए था। साका मजाक में कहते थे कि यह इंटर्नशिप एक चेतावनी के रूप में काम करती थी। अगर आप डीसी लॉबिस्ट जैसी हाई प्रोफाइल नौकरी नहीं पा सकते तो आप मैनुअल लेबर में फंस जाएंगे। इन विभिन्न जीवन अनुभवों ने साका की इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया। इसके अलावा कुछ सिलिकॉन वैली के लोग अपने खास कपड़ों के लिए जाने जाते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स की काली टर्टलनेक या मार्क जुकरबर्ग की ग्रे टी शर्ट। साका का सिग्नेचर पीस एक कढ़ाईदार डेनिम जैकेट है। एक बार साका ने एक एयरपोर्ट पर भाषण के लिए जल्दी में एक जैकेट खरीदी और प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी, इसीलिए उन्होंने उस जैकेट के स्टोर का आधा स्टॉक खरीद लिया। यह यूनिक जैकेट मीडिया में तुरंत पहचानी जाने लगी और साका के प्रदर्शन को बढ़ाने का एक आसान तरीका बन गया। युवा पीढ़ी को साका की सलाह है कि हमेशा ऑथेंटिक रहें, कभी किसी की नकल न करें और कभी भी असली होने के लिए माफी न मांगे। अगर आप एक अजीब व्यक्ति हैं तो इसे स्वीकार करें। यह भावना टूल्स ऑफ टाइटन्स पुस्तक में गूंजती है, जहां ग्लेन बेक, एक पॉपुलर अमेरिकी शो होस्ट का उल्लेख किया गया है। ग्लेन ने एक बार एक बहुत ही निजी बात साझा की, यह सोचकर कि इससे उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय यह उनके ऑडियंस के साथ गूंज उठा। आपके डाटा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वे जरूरी नहीं कि संख्याओं को तोड़ मरोड़ रहे हों, बल्कि आपकी कहानी पर विश्वास करने का कारण खोज रहे हों। अंत में टूल्स ऑफ टाइटन्स पुस्तक हमें बताती है कि किसी विशेष लक्ष्य का पीछा करने के बजाय हमें एक सच्ची प्रणाली विकसित करनी चाहिए। स्वतंत्रता अनुशासन से आती है और आपको अपनी दुनिया का अत्यधिक स्वामित्व लेना चाहिए। जीवन चुनौतियों से भरा है और सक्रिय चुनौतियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जोर देकर कहूंगा कि आप इस पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। अगर कोई अन्य पुस्तकें हैं जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कृपया उन्हें टिप्पणी सेक्शन में छोड़ दें। अगर आपको यह बुक रिव्यू पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना बेहतर ख्याल।